बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक 47 चैनल से प्रोग्राम सच पैगंबर के साथ आपका खादम अदना शहज़ादा आलमगीर आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज जब मैं प्रोग्राम के लिए बैठा तो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि सर कोई अच्छा सा शेर जो है वो अनायत करें। तो मैंने कहा अच्छा, मैं जब कैमरे के सामने बैठता हूँ तो जो हस्बे हाल होगा वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा और अपने नाज़रीन से भी शेयर करेंगे। और मैंने उनके लिए ये मुंतखब किया कि जो सदाएं सुन रहा हूँ मुझे फ़कत उन्हीं का गम है, तुझे शेर की पड़ी है मुझे आदमी का गम है। पाकिस्तान के जब हालात की तरफ देखता हूँ तो इंतहाई एक अफसोसनाक सी सूरत हाल है, एक मायूसी और ऐसे हालात हैं जिस तरह से लेबनान में जो कुछ हुआ है। और जब मैंने कल कंपेयर किया कि जहां उनके वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा दिया और निज़ाम को गिरा दिया और पूरी कैबिनेट जो है उसको गिरा दिया गया, तो ये मैं काफ़ी दिनों से ये बातें करता चला आ रहा हूं कि ये निज़ाम जो है ये अब अपना बोझ जो है ये नहीं उठा पा रहा। और वो कहते हैं कि पहलवानी में कि कोई पहलवान बड़ा ताकतवर अगर गिर जाता है तो कहते हैं कि यार ये अपने ही वज़न न टह गया, अपने वज़न से गिर गया है। तो ये भी निज़ाम जो है ये अपने वज़न से गिर रहा है और इसमें ना तो अपोजिशन का कोई रोल है, ना कोई और किसी अदारे का या किसी जिनको ये खलाई मखलूक कहते हैं कभी कुछ। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट ने हुकूमत का मुकम्मल तौर पे 2 साल तक जो है वो मुकम्मल साथ दिया। एक पेज पे होने के ताने भी सुने, बहुत सारी बातें भी सुनी, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि निज़ाम जो है वो नहीं गिरना चाहिए और जमहूरियत जो है उसको चलते रहना चाहिए, उसको डीरेल नहीं होना चाहिए। और अवामी नुमाइंदों ने जिनको चुन के भेजा है, जिनको जो है वो मुस्तरद किया है और उसके बाद जिस क़यादत को चुना है उस क़यादत को मौका मिलना चाहिए। लेकिन 2 साल का मौका देने के बावजूद जो है वो रिज़ल्ट्स जो है वो बिल्कुल ज़ीरो रहे। किसी भी शोबे में जो है मासवाए मीडिया पे ज़िंदा रहने के, मासवाए यूट्यूब चैनल्स, मासवाए बड़ी स्क्रीनों पे ज़िंदा रहने के, किसी किस्म की कोई कारकर्दगी, कोई मुल्की सतह पे किसी किस्म का कोई काम, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई लोगों की भलाई के लिए कोई कदम उठाया गया हो तो मुझे तो वो नज़र नहीं आता। और जिस तरह से अवाम पिस रहे हैं महंगाई की चक्की में और बार बार उन पे जो है वो टैक्सों के बोझ लादे जा रहे हैं, बार बार उनके लिए जीना हराम किया जा रहा है, नाने जवीं जो है वो उसके लिए तरस रहे हैं। और अब तो लोग जो है वो फाकों तक आ पहुँचे हैं, ख़ुदकुशियों तक आ पहुँचे हैं और यहाँ तक हो गया है कि लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं, लोग अपने गुर्दे बेच रहे हैं, लोग अपने अज़ा बेचने पे मजबूर हुए हैं। और ये सब कुछ जो है रियासत भी देख रही है और हुकूमत भी देख रही है, लेकिन हुकूमत की आंखें बंद हैं और रियासत जो है वो अपने मामलात में आगे बढ़ तो रही है लेकिन इन सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। कल अब देखिए कि चीफ़ जस्टिस कितने बरहम हुए जब वो कराची के मामलात पे जो है कराची रजिस्ट्री में वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि खुदा के लिए सिंध की जान छोड़ दो, जाओ चले जाओ, अगर कुछ नहीं कर सकते, सर्व नहीं कर सकते, रोने रो रहे हो और कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर छोड़ दो जान इसकी। ये बहुत बड़ा एक अलार्मिंग पैगाम था कि अगर आप सर्व नहीं कर रहे, आप लोगों को कोई रिलीफ नहीं दे रहे, रियासत जो है वो भी जो है वो आपके मामलात को देख रही है, वो आपको जो है मुख्तलिफ़ जगहों पे आपकी रहनुमाई भी करती है, लेकिन आप रहनुमाई कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मुझे यहाँ भी वही लेबनान वाले हालात नज़र आते हैं कि वहाँ भी ये था कि तमाम उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो लेबनान का जो तर्ज़ हुकूमत है वो ये है कि क्रिश्चियन वहाँ पे जो है कैथलिक जो है वो सदर होता है, वज़ीर आज़म उनका जो है वो मुस्लिम होता है, उनका स्पीकर जो है वो शिया होता है और यूनानी जो है वो उनके डिप्टी स्पीकर होते हैं। यहाँ पे अब ये है कि यहाँ भी एक किसी तरह का भानमती का कुनबा है और यहाँ भी वही हालात हैं कि तमाम इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट्स जिनको आप कहते हैं कि जो हकीकी मानों में टेक्नोक्रेट भी नहीं हैं, वो जो है वो पाकिस्तान के वसाइल पे भी काबिज़ हैं, वो हुकूमत के ईवानों में भी उनकी जो है वो ताकत है। और पाकिस्तान में वो एक ब्रीफ केस या सूट केस लेके आए हैं
जिस में कपड़े थे वो कपड़े तो वो पहन रहे हैं, लेकिन अवाम के कपड़े उतार रहे हैं और उन्हीं सूटकेसों में वो एक दिन जो है वो नोट डाल के वापस चले जाएंगे। अब आपकी मुआशी टीम वज़ीर आज़म साहब, उसमें हफीज़ शेख साहब हैं, उसके अंदर और बहुत से लोग हैं जो बाहर से तशरीफ़ लाए हैं, मोईद यूसुफ साहब हैं, उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब हैं। ये सारे जो हैं फ़ॉरेन नेशनल हैं, बाहर के इनके पासपोर्ट हैं और बाहर की मुख्तलिफ़ एजेंसियों में जो है ये उनके पेरोल पे हैं। मोईद यूसुफ साहब इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाकायदा ऑफिसर हैं बरतानिया में। और उसके बाद जुल्फ़ी बुखारी साहब जो हैं वो भी अमेरिकन हैं। उसके बाद जो है बाकी जो आपने स्टेट बैंक के गवर्नर लगाए हैं, ये सब लोग जो हैं इनका पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क को ये स्नेच पे ले आए हैं। और ये जो है ये रिकवरी करने आए थे IMF की, ये रिकवरी करने आए थे वर्ल्ड बैंक की। उन्होंने अपनी, ये रिसीवर्स थे, इन्होंने अपनी रिसीविंग की, इन्होंने अवाम को निचोड़ा, टैक्सों के बोझ इतने डाल दिए, यूटिलिटीज़ के बोझ इतने डाल दिए कि अब लोग जो है वो यूटिलिटी बिल पे करने के काबिल भी नहीं रह गए। तो यहाँ मैं इमरान खान साहब को बार बार कहता हूँ कि खुदारा, और इस्टेब्लिशमेंट भी कहती है कि अपना किबला दुरुस्त करो, अपना किबला दुरुस्त करो, अपनी कैबिनेट को दुरुस्त करो, अपनी कैबिनेट को जो है ये 50 शेरूज़ जो आपने पाले हुए हैं इनको शॉर्ट लिस्ट करके 22 या 24 लोग जो हैं वो हकीकी मानों में जो सादक और अमीन हो वो आपको पाकिस्तान के अंदर से मिल जाएंगे। आपको पाकिस्तान के अंदर से वो लोग मिल जाएंगे जो हकीकी मानों में जो है वो तमाम मुमलिकत के अमूर को चलाने के माहिर भी होंगे, स्टेट क्राफ्ट को लेके आगे बढ़ने के भी जो है वो अहल होंगे, और वो आपकी नेक नामी और इज़्ज़त में भी इजाफा करेंगे। मगर यहाँ पे हमेशा जो है जो डिक्टेशन आपको दे दी जाती है, जो इस्तिखारा आपको दे दिया जाता है, आप उसी पे अमल पैरा होते हैं और आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते। और अब तो एक बाला खाने में पिंडी में एक तावीज़ धागे वाला भी आ गया है, जहाँ से तावीज़ धागे इशू होते हैं। और ये शेख, मैं नहीं कह रहा, ये शेख रशीद साहब ने चंद दिन पहले जो है वो शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया था कि अब कहीं से तावीज़ धागा ले लें। और वो जो तावीज़ धागा कर रहे हैं, जिस चोर को आपने कुतुब बनाया है, जिसको आपने अपने पहलू में बैठा रखा है, वो अब तावीज़ धागे दे रहे हैं। वहाँ का सरकारी टेलीफोन इस्तेमाल हो रहा है, प्राइवेट नंबरों से कॉलें जाती हैं लोगों को, सौदेबाजियाँ हो रही हैं और तमाम मामलात जो हैं वो वहाँ से तय किए जा रहे हैं। जब इस तरह की सूरत हाल होगी, जब इस तरह की सूरतें चलेंगी, जब तावीज़ धागों पे मुल्क चला जाएगा, जब इस्तिखारों पे चला जाएगा, तो फिर फैसला साजी कौन करेगा? कौन है जो पाकिस्तान को जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देगा? क्या कोई जिन देंगे? यहाँ ज़िम्मेदार होती है हुकूमत, यहाँ पे बशर ज़िम्मेदार होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने इन मनसब पे बैठाया होता है, इस मनसब के लिए जिनको अहल किया होता है, वो ज़िम्मेदार होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं। जिनके वोट लेके आए हैं उनके आगे जवाबदेह होना चाहिए उन्हें। लेकिन यहाँ पे क्या किया जाए? अभी उस्मान बुज़दार साहब का किस्सा आया, चंद रोज़ पहले मैं एक चैनल पे बात कर रहा था, तो वहाँ पे 2 साल में आपने थपकियाँ दे दे के उसको इतना ताकतवर कर दिया कि वो इस जो है वो खुल के खेले, लेकिन पंजाब के लिए नहीं खेले, पंजाब की धरती के लिए नहीं खेले, पंजाब की बेहतरी के लिए नहीं खेले। वो अपनी जो है फैमिली के लिए खेले, अपने ख़ानदान के लिए खेले, अपनी तिजोरियाँ भरने के लिए खेले। और कमिश्निंग का और रिश्वत का वो बाज़ार पंजाब में गर्म रहा। आपको तमाम इतलाएँ, क्या आपको आपकी एजेंसियाँ इतलाएँ नहीं देती? क्या IB आपके डायरेक्ट अंडर आती है, वो आपको इतला नहीं देती? क्या बाकी अदारे आपको इतला नहीं देते? लेकिन आपने थपकियाँ दे दे के उसको और ज़्यादा कि शाबाश और करो, और वो करता रहा। अब ये जो शराब का लाइसेंस है, इसके लिए जो केस बना है, ये केस भी आपके सामने है और ये केस बिल्कुल खुला है, कल इसकी तारीख है। मैंने कहा था कि इमरान खान साहब, आपका कद बुलंद हो जाएगा अगर आप अपने चीफ मिनिस्टर से कहें कि वो रिज़ाइन करके अदालत में पेश हो। आपने अलीम खान साहब को अदालत में जाना था, इस्तीफ़ा लिया। आपने सब्तैन खान से इस्तीफ़ा लिया, आपने आज़म सवाती से इस्तीफ़ा लिया, बाबर अवान खुद इस्तीफ़ा दे के पेश हुए। तो क्या यहाँ ये नहीं बनता था इखलाकी तकाज़ा? और ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल जो है वो आपके कद में इजाफा कर देता, पॉलिटिकली कद में इजाफा कर देता कि आप कहते कि बुज़दार, उस्मान, जाके इस्तीफ़ा दे के पेश हो जाओ, और जब तुम क्लियर हो जाओगे, अभी तो इल्ज़ाम है ना, कल वो बतौर मुल्ज़म पेश हो रहा है,
वो ये कहता है जी कि मुझे FIA ने जब बुलाया मैं गया, मुझे नैब ने जब बुलाया मैं गया। भाई उस वक्त आप चीफ मिनिस्टर के तौर पे गए थे, वहाँ पे चीफ मिनिस्टर को उन्होंने बुलाया था उससे पूछने के लिए कि ये मामलात किस तरह से हुए, कैसे हुए, वहाँ पे आपसे उन्होंने रहनुमाई लेनी थी। यहाँ पे आप एक मुल्ज़म की हैसियत से जा रहे हैं। और मैं फिर कहता हूँ कि कल का जो केस है उसके साथ उस्मान बुज़दार को कम से कम 3 केस के और रेफरेंसेस की कॉपियाँ जो है हवाले की जाएंगी। और उसके बाद इस केस में जिनको वो कह रहे हैं कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने समरी साइन नहीं की, मेरे पास समरी नहीं आई, आपको कल सबूत दिए जाएंगे कि समरी 3 दफ़ा आपकी टेबल पे गई और आपने दीदा और दानिस्ता, क्योंकि एक आप बहुत शार्पर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही आप कनिंग और बहुत तेज़ तर्रार और चालाक किस्म का वाइट कॉलर क्राइम करने वाले आदमी हैं। आपने उस पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन जिस शख्स से आपने दस्तखत करवाए, अशरफ गोंदल आपके खिलाफ वादा माफ गवाह बन चुका है। शायद आपके इल्म में ये बात आई है या नहीं आई, आज मैं आपके इल्म में लाता हूँ, ये कल आपको पता चलेगा नैब के दफ्तर में कि वो वादा माफ बन चुका है। और जिस फुप्पा के ज़रिए, जिस फुप्पा जान ने आपको, अमीर तैमूर, DPO साहिवाल, जिसने आपको DPO जो है वो उकाड़ा हैं या साहिवाल हैं, आपके सगे फुफा हैं, जिन्होंने ये 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपया जो है वो 5-5 हज़ार के नोटों की शक्ल में जो है वो लिया, वो भी अपना बयान कलमबंद करवा चुके हुए हैं। बाकी आपके अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, आपके सेक्रेटरी बैठे हुए हैं, राहील सिद्दीकी साहब बैठे हुए हैं, ये सब जो है पत्ते जो है ये आपको हवा देने लगे हैं। अब आप इस केस से नहीं निकल सकते। जैसे मैंने कहा 2-4 दिन पहले भी कि पनामा से अकामा में सज़ा हुआ था। आप अपनी जितनी रिश्वत की दास्तानें हैं, जितने बड़े बड़े स्कैम हैं आपके ऊपर, जितने बड़े बड़े इल्ज़ामात हैं आपके ऊपर, आपको ये 5 करोड़ रुपए का शराब का परमिट जो है ये आपके गले की हड्डी बनने जा रहा है। और अब जब तय हो गया कि अब उस्मान बुज़दार जो है, जब पानी सर से ऊपर हो गया इमरान खान साहब के, और फिर इस्तिखारा किया गया, और जो नाम आया वो भी कहाँ से आया, वो जुल्फ़ी बुखारी साहब के फर्स्ट कज़न हैं, यावर अब्बास बुखारी, PP1 अटक 1 से। अब उनका नाम आया। अब पहले मरकज़ में जो गुल खिलाए जा रहे हैं, मरकज़ में जो मामलात हैं वो आप सब आपके सामने हैं। मरकज़ में जिस तरह से फाइलें बन रही हैं, जिस तरह से इन लोगों की करप्शन है, आइंदा पाक 47 चैनल से मैं नए प्रोग्राम का एक आगाज़ कर रहा हूँ, एंटी क्राइम मूवमेंट। इस प्रोग्राम का नाम होगा एंटी क्राइम मूवमेंट। एक एक मिनिस्ट्री को मैं सबूतों के साथ इस टेबल पे लाके रखूंगा और यहां से एक प्रोग्राम चलेगा एंटी क्राइम मूवमेंट, जो सिर्फ मिनिस्ट्रीज की और मिनिस्टर्स की मूवमेंट, अदारों के चेयरमैन्स की जो है करप्शन की मूवमेंट, उसके ऊपर मैं जो उसका वाइट कॉलर क्राइम पे एक नया प्रोग्राम पाक 47 से हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान की बका सलामती के लिए ज़रूरी है कि बेनकाब किया जाए। एजेंसियों के पास सबूत मौजूद हैं, एजेंसियों के पास आपकी फाइलें जो हैं वो उनके वज़न बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे जो सबूत मैं यहाँ पे ला के दूंगा, और एंटी क्राइम मूवमेंट जो है वो एक बेलौस और बिल्कुल एक दुरुस्त किबले के साथ आगे बढ़ेगी। एक एक मिनिस्ट्री को हर हफ्ते लिया करेंगे, पूरी रिसर्च के बाद डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ बैठा करूंगा। और सबसे पहले मैं हमाद अज़हर साहब, आज आपको मैं चैलेंज कर रहा हूं कि आप बहुत ही ज़्यादा शरीफ गिने जाते हैं, आप हमारे दोस्त मियाँ अज़हर के बेटे हैं। मैं कसमिया कहता हूं कि मियाँ अज़हर करप्ट नहीं थे। मियाँ अज़हर रात को गवर्नर हाउस में नहीं सोते थे जब वो गवर्नर होते थे। वो कहते थे कि जब तक मेरे कान में आंडे गरम की आवाज़ नहीं पड़ती गली में से, मैं सो नहीं सकता। वो इस तरह का दरवेश आदमी था। लेकिन आपने जो दास्तानें रकम की हैं, आपकी मिनिस्ट्री में जो हो रहा है, जो यूटिलिटी स्टोर्स ऑफ कॉरपोरेशन में जो हो रहा है, मैं आपके लोगों की, जो आपके फ्रंट मैन हैं, सबसे पहले मैं आपकी मिनिस्ट्री की स्टोरी ला रहा हूं। और पीर के बाद जो है ये मैं तश्तस बाम करूंगा और प्रोग्राम का थंबनेल होगा एंटी क्राइम मूवमेंट। और पाक 47 से ये प्रोग्राम चलने जा रहा है। और मैं अपने नाजरीन से भी कि आप पाक 47 को जो है वो सब्सक्राइब करें, इसका बेल बटन ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन के जो हिला के रख देगी दीवारें इक़्तिदार ईवान की, और तमाम सबूतों के साथ हम बैठा करेंगे। और आपको मैं बताऊंगा कि पोर्ट एंड शिपिंग में क्या हो रहा है,
इंडस्ट्रीज़ में क्या हो रहा है, PIA में क्या हो रहा है, बाकी अदारों में क्या हो रहा है, सिविल एविएशन में क्या हो रहा है, ये सारी एक एक मिनिस्ट्री जो है इसको खोला जाएगा। एक एक आपके शेरू की दास्तानें मैं यहाँ बताऊँगा इमरान खान साहब आपको, और यहाँ पे मैं तश बाम करूँगा कि पाकिस्तान को किस तरह चलाया जा रहा है। रियासत का वजूद नहीं है, रियासत जो है यहाँ पे स्टेट की रिट नहीं है। आपकी हुकूमत का बोझ अब रियासत भी उठाने से कासर हो चुकी है, उसके कंधे भी अब झुक गए हैं आपके लिए। लिहाजा आपने अगर इन 2-4 दिनों में और 15 अगस्त को 2-4 दिनों में आपने अपना किबला दुरुस्त अगर नहीं किया तो आप पे जो 15 तारीख से फॉरेन फंडिंग का केस, जिसके स्टे के पीछे आप छुपे हुए थे, अगर आप इतने सादिक और अमीन थे तो क्यों स्टे के पीछे छुपे? जब आप कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, पूरी कौम आपको कहती है कि आप ईमानदार हैं, आप उसके स्टे के पीछे क्यों छुपे? अब वो स्टे ख़त्म हुआ, 15 तारीख से डे टू डे हेयरिंग है, आपको उस फंड्स का हिसाब देना होगा। और आज इमरान खान साहब, एक सवाल मैं आपसे, एक मनी ट्रेल में आपको आज अपने चैनल से पूछने जा रहा हूं कि ज़मान पार्क वाली कोठी पे आपने 25 से 30 करोड़ रुपया खर्च किया है। सेरीना के जो आर्किटेक्ट इंजीनियर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, उन्होंने उसको डिज़ाइन किया है। उसमें 80-80 लाख की 2 लिफ्टें भी लगी हैं और 30,000 स्क्वायर फुट जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है। मैं 10,000 रुपया स्क्वायर फुट नहीं कहता, मैं कहता हूं कि वो रेट जो MES का रेट है, वो रेट जो बाकी अदारों का रेट है, इस तरह की कंस्ट्रक्शन जो है वो मिनिमम 6,000 रुपया स्क्वायर फुट भी लगाएं। तो मुझे ट्रेल चाहिए कि आपने वज़ीर आज़म होते हुए, पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हुए, ये कोठी कहाँ से बनवाई है इमरान खान साहब? कौम आपसे हिसाब मांगती है, मैं आपसे मनी ट्रेल मांगता हूँ। मेरे पाक 47 पे ये मनी ट्रेल भेज दीजिएगा, अपने किसी नुमाइंदे को भेज दीजिएगा, अपने किसी जो है इंफॉर्मेशन के जो आपके वहाँ पे इंचार्ज बैठे हुए उनको भेज दीजिएगा कि वो मेरे सवाल का जवाब दे दे, तो मैं आपको सल्यूट करूँगा अगर वो इस ज़मान पार्क वाली कोठी की मनी ट्रेल मुझे देता है। तो मैं आगाज़ आपसे करूँगा, उसके बाद मैं जो है फिर आपको लेके जाऊँगा बाकी मिनिस्ट्रीज़ में, और सबसे पहले मैं हमाद अज़हर साहब की मिनिस्ट्री और जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, और जो स्टील मिल के साथ हो रहा है, जो बाकी अदारों के साथ हो रहा है, वो एक एक करके हर हफ्ते मैं तशबाम करूँगा। अब होशियार हो जाएं, आप अपना कोई चारा कार कर सकते हैं, रोक सकते हैं, तो आप इसको रोक के दिखाएं मुझे, मैं सबूतों के साथ आपके सामने आया करूँगा। आज जो कुछ हुआ, आज पे बात कर लेते हैं कि मरियम नवाज़ साहब जो है उनको बुलाया गया एक तवील खामोशी के बाद। आज उन्होंने अपने चचा की सियासत का जो है वो जनाजा निकाल दिया। उन्होंने आज शहबाज शरीफ साहब की सियासत का जनाजा निकाल दिया, जो ये कहते थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो नहीं बिगाड़नी। इस्टेब्लिशमेंट के साथ आज आपने पूरी टक्कर ली, आपने निज़ाम के साथ टक्कर ली, आप हमला आवर हुई। मैंने खुद फ़ोन किया, मैंने मुबशर लुकमान साहब को फ़ोन किया, मैंने उन्हें कहा कि DG को फ़ौरन कहें कि जो है कार्य सरकार में मुदाखलत और स्टेट की रिट को चैलेंज करने और अमलाक को नुकसान पहुंचाने और अदारे पे हमला आवर होने की दफात के तहत नैब जो है वो फौरी तौर पे थाना नोट ठोकर न्याज बेग पे एक मुकदमा दर्ज करवाए। जब तक आप मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे, ये बाहर खड़ी होके हीरो बनती रहेगी, ये बाहर खड़ी होके नानी जो है वो तकरीर करती रहेगी। आप इसको हटाने के लिए फौरी तौर पे मुकदमे का इंदराज करवाएं और यहाँ पे पुलिस को कहें, जब वो कहती है कि मेरी गाड़ी पे पुलिस ने पथराव किया, पुलिस क्यों पथराव करेगी तुम्हारी गाड़ी पे? पुलिस का इसमें क्या फ़ायदा था कि तुम्हारी गाड़ी पे पथराव करती? बेनिफिशरी तुम हो, तुमने ये सब कुछ करवाया है, अब तुम्हें इसका हिसाब इसका भी देना पड़ेगा और तुम एहतसाब से नहीं बच सकती हो। एहतसाब होगा, हिसाब देना पड़ेगा। और अब जो है अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब हम करवाएंगे, पाक 47 करवाएगा, और मंडे से प्रोग्राम एंटी क्राइम मूवमेंट शुरू किया जा रहा है। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर हाजिर होते हैं।